हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे। हिंदुस्तानी गुरुकुल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा पार्ट लेकर के आ गए हैं आपके सामने। इसमें हम कवर करेंगे प्रमुख नगर व स्थल एवं उनकी विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 10 प्रमुख नगर हैं जिनसे रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हर बार एग्जाम में इनसे 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज हम कवर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के वो 10 प्रमुख नगर के बारे में जानकारी, और इससे संबंधित जो मुख्य रूप से 6 प्रमुख स्थल हैं उनको भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, उनके विशेषताओं के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, आज के टॉपिक की, जो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें अगर आपको पसंद आता है तो। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के 10 प्रमुख स्थल हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के 10 प्रमुख स्थल हैं, जिसमें पहला जो स्थल है वो है हड़प्पा, दूसरा स्थल है आपका मोहनजोदड़ो, तीसरा स्थल है आपका, पहला आपका हड़प्पा है, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा आपका चंद्रूदड़ो जो पाकिस्तान में पड़ते हैं। ये तीनों स्थल हैं 1, 2 और 3, ये तीनों पाकिस्तान में हैं। अगर हम बात करते हैं रोपड़ की तो रोपड़ आपका पंजाब में पड़ता है। अगर हम बात करते हैं कालीबंगन की तो ये राजस्थान में पड़ता है। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरठ में। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है ये साइट। लोथल आपका गुजरात में है और बानावाली आपका हरियाणा में है। अगर इनकी समय की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो की गई थी 1921 के अंदर, और ये स्थल जो है स्थित है आपका रावी नदी के किनारे। हर बार एग्जाम में नदी से संबंधित और पुरातत्वविद से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये मैं तीनों चीज़ लेकर के आया हूँ आपके लिए कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, जो हड़प्पा नगर है, उसकी जो खोज है वो आपके दयाराम साहनी जी ने की थी, दयाराम साहनी जी ने। और ये जो स्थल है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज की गई थी आपकी राखल दास बनर्जी द्वारा। कभी कभी RD बनर्जी भी लिखा आता है। अगर हम बात करते हैं चन्हूदड़ो की अगर हम बात करते हैं तो ये इस स्थल की जो खोज की गई थी वो की गई थी आपकी 1931 के अंदर, और ये आपका स्थित है सिंधु नदी के किनारे, और इसके जो खोजकर्ता हैं वो हैं गोपाल H मजूमदार। अगर हम बात करते हैं रोपड़ की जो पंजाब में पड़ता है, इसकी जो साइट है ये आपका सतलज नदी के किनारे है, और इसकी जो खोज करते हैं वो यज्ञदत्त शर्मा व इनके सहयोगी वत्स। अगर हम बात करते हैं कालीबंगन की तो ये राजस्थान में साइट है, और ये आपका 1951 में इसका उत्खनन किया गया था, और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसके खोज जो पुरातत्वविद जो थे वो थे बालकृष्ण बापार व घोष। अगर हम बात करते हैं आलमगीरपुर की, मेरठ में जो स्थित है हिंडन नदी के किनारे, इसको डिस्कवर किया गया था 1958 के अंदर, और इसके जो खोज करता हैं वो हैं आपके यज्ञदत्त शर्मा। अगर हम बात करते हैं धौलावीरा की जो गुजरात में है, ये आपका लूनी नदी के किनारे स्थित है, और इसकी खोज की गई थी 1968 के अंदर, और ये आपका जगपति जोशी जी ने खोजी थी ये साइट। अगर हम बात करते हैं राखीगढ़ी की तो ये आपका 1963 में सरस्वती और द्रस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगर हम लोथल की बात करते हैं तो ये भोगवा नदी के किनारे है, ये भी आपका गुजरात में पड़ता है, ये भी आपका कहीं ना कहीं गुजरात में पड़ता है। अगर हम बात करते हैं बनावाली की तो ये सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है, इसके जो खोज करता है वो हैं बिस्ट। तो मैंने आपको प्रमुख 10 स्थलों के बारे में बताया कि ये जो 10 स्थल हैं ये कब खोजे गए, किस नदी के किनारे ये साइट हैं, और जो पुरातत्वविद थे वो किस ने इनको खोजा, इनसे संबंधित मैंने आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाई। अगर आप इस टेबल को भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंठस्थ कर लेते हो तो आपके 1 से 2 नंबर पक्के हैं हर एग्ज़ाम में। ऐसा कोई नहीं है जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं कि जिसमें इस टेबल से कोई ना कोई क्वेश्चन न पूछा जाए। चलिए आज हम इसमें से कुछ स्थलों को डिटेल में देखते हैं, जिसमें से आज मैं आपके लिए 6 प्रमुख स्थल लेकर के आया हूँ। जिसमें सबसे पहला जो स्थल है वो है आपका हड़प्पा। अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं तो ये प्रमुख स्थल है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। हर बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाता है। तो हम आज
इससे संबंधित जानकारी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज आपके दयाराम साहनी जी ने करी थी और इसका उत्खनन किया था 1921 में, और जॉन मार्शल जो थे उन्होंने इसका नामकरण किया था। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है वो उसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सी सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है, तो वो आपकी हड़प्पा सभ्यता है जो सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है। चलिए दूसरा है इस सभ्यता का नामकरण। अगर हम इस सभ्यता की नामकरण की बात करते हैं, वो हड़प्पा नामक स्थान जहाँ ये संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया। मतलब जिस स्थान पर इसके पास में एक स्थान पड़ता है छोटा सा, उस स्थान का नाम है हड़प्पा, इसलिए इस साइड का नाम हड़प्पा ही रख दिया गया क्योंकि इसके पास वाले स्थान के नाम पर ही इसका नाम रखा गया। इसकी अगर हम काल की बात करते हैं, काल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी काल की जो सीमा है वो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य इसकी जो समय है वो माना जाता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हड़प्पा जो है वो पूर्वी पंजाब, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो हड़प्पा जो है वो कहाँ पड़ता है आपका पूर्वी पंजाब प्रांत में पड़ता है जो अभी पाकिस्तान में है। वहाँ एक गांव है उस हड़प्पा पाकिस्तान में, और इसकी लोकेशन अगर हम बात करें तो यह लाहौर से लगभग 100 मील से 160 किलोमीटर, यानी लाहौर से लगभग ये 100 मील यानी 160 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में साहिवाल शहर के दक्षिण पश्चिम में रावी नदी के बाएं किनारे स्थित है। रावी नदी के बाएं किनारे ये स्थित है हड़प्पा, अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें हड़प्पा से संबंधित क्या क्या विशेषता रही इसकी, जब इसका उत्खनन किया गया तो यहाँ पर क्या क्या मिला। सबसे पहले यहाँ पर शवों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले, यानी शवों को यहाँ पे दफनाया गया था, ऐसे यहाँ पे साक्ष्य मिले। जब खुदाई की गई तो नर कंकाल यहाँ पे पाए गए। दूसरा, कछुए की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कछुओं के जो हड्डी थी वो यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर पानी का उचित भंडार था। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कछुआ जो है वो पानी में पाए जाते हैं। दूसरा है तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई, तांबे की एक गाड़ी प्राप्त हुई यहाँ पर तांबे से बनी हुई। दूसरा है कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए, यहाँ पर कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। कपास आज हम जो कॉटन करते हैं उससे संबंधित यहाँ पर कपास के कुछ नमूने मिले, जैसे पुरातत्वविदों ने ये बताया कि यहाँ पर कपास की खेती की जाती थी। यहाँ पर एक मोहर पर महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का चित्र प्राप्त हुआ, मतलब यहाँ पर एक मोहर मिली और उस मोहर पर महिला के गर्भ से पौधे का चित्र प्राप्त हुआ। इसका मतलब यहाँ के जो लोग थे वो प्रकृति प्रेमी थे, यहाँ के जो लोग थे वो प्रकृति प्रेमी थे। दूसरा है शहरी निवासी थे यहाँ के लोग। दूसरा, गृह निर्माण स्वयं करते थे, घर उनके अच्छे बने हुए थे, और ग्रिड पद्धति में वो लोग रहते थे, घर बनाते थे ग्रिड पद्धति के अंदर। दूसरे जो साक्ष्य मिले वो है जले हुए गेहूँ एवं जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी गेहूँ जो और जो जौ मिले वो जली हुई अवस्था में मिले। दूसरा है मुद्रा बनाने में सेल खड़ी का प्रयोग करते थे, यानी जो मुद्रा बनाते थे, जो सिक्के बनाते थे वो सेल खड़ी से बनाते थे, किसी धातु से नहीं बनाते थे। हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं तो वो सेल खड़ी से बनाते थे। दूसरा है पश्चिमी टीले पर रक्षा दीवार थी, यानी 2 टीलों में विभाजित थी हड़प्पा सभ्यता। इसमें पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। तो पश्चिमी जो टीला था जिस पर अभिजात वर्ग रहता था, राजशाही परिवार रहता था, पुरोहित और राजा रहते थे, उस पर रक्षा दीवार थी ताकि बाहरी आक्रमणों से पश्चिमी टीले की रक्षा की जा सके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम हड़प्पा के बाद में, हड़प्पा की विशेषता देखी आपने। इसके बाद हम देखेंगे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो प्रसिद्ध इतिहासकार राखलदास बनर्जी जी ने की थी, और इसका सन है 1928 में। यानी जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई उसके जस्ट 1 साल बाद ही 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी जी ने, आर.डी. बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं ये सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को नामकरण किया गया, जिसका मतलब होता है मुर्दों का टीला, जिसका मतलब होता है आपका मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। ये सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है उसकी लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में ये स्थित है, और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जैसे हड़प्पा के बारे में आपने पढ़ा था, ये रावी नदी के किनारे है हड़प्पा, और मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है, हालांकि शहर का असली नाम अब भी किसी को नहीं पता, लेकिन मोहनजोदड़ो की पुरानी सील को देखकर पुरातत्वविदों ने एक द्रविड़ियन नाम पता लगाया है जो कुकुतरमा है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई मतलब कुछ
समय पहले एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कुकुतमा करके, कि बताइए ये क्या है। तो ये मोहनजोदड़ो का एक नाम सुझाया है पुरातत्वविदों ने, असली नाम मोहर को देख करके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मोहनजोदड़ो में और क्या विशेषताएं मोहनजोदड़ो की, ये देखते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो सिंध का बाग इसे कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, क्योंकि सिंध नदी के किनारे था और फलती फूलती सभ्यता थी। और अगर इस नगर की बात करें तो ये सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में पड़ता है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आपका राखीगढ़ी है। चलिए, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है, क्योंकि ये भी पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा, और मोहनजोदड़ो भी वहीं पड़ता है, तो दोनों ही कहीं ना कहीं एक ही स्टेट में पड़ते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर विशाल अन्नागार व विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। यहाँ पर विशाल अन्नागार मतलब जो अन्न भंडार होता है, गोदाम वगैरह बोलते हैं, गोडाउन, तो वो यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और स्नानागार यहाँ पर बहुत बड़ा प्राप्त हुआ है, जिसमें लोग एक साथ शाही स्नान किया करते थे। यहाँ पर नटराज की मूर्ति मिली है, यहाँ पर पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, और यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ मिली है वो है दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति प्राप्त हुई है। दूसरा, बुने हुए कपड़ों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बुने हुए कपड़ों का साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है, कपड़े बुनकर के लोग पहनते थे। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पर मिला है, देखिए स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पर मिला है। दूसरा, कांस्य धातु की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, यानी जो कांस्य धातु है उसकी नर्तकी की मूर्ति यहाँ पर प्राप्त हुई है। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पर मिला, जिसको हम सांतिया बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा में सांतिया बोला जाता है। प्रत्येक मकान में कुएं का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पर जब खुदाई की गई तो पता लगाया कि पुरातत्वविद से और जो इतिहासकार थे उन्होंने पता किया कि प्रत्येक जो मकान था उसमें कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए। हर मकान में कुआं होता था ताकि लोग जल के लिए दूसरी जगह न जाना पड़े, अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए वो कुआं खोद के रखते थे। दूसरा, मलेरिया बीमारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो मलेरिया बीमारी है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक्चुअली में मलेरिया से मरने वाले लोगों की संख्या मिली, तो उनका जब C14 या वैज्ञानिक तकनीक से पता किया गया तो उनमें मलेरिया के लक्षण पाए गए। इसका मतलब लोगों की मृत्यु कहीं ना कहीं मलेरिया से हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी साइड, वो है आपकी चन्हू दड़ो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, चन्हू दड़ो भी आपके पाकिस्तान में है। और ये इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये चन्हू दड़ो की अगर हम बात करता हूँ तो इसमें रक्षा प्राचीर नहीं थी। जैसे कि आपने देखा था कि हड़प्पा के अंदर पश्चिमी टीले पर रक्षा दीवार थी, तो यहाँ पर रक्षा प्राचीर नहीं थी। किसी जो राजशाही परिवार था उसको मतलब सिक्योरिटी के लिए कोई रक्षा प्राचीर नहीं बनाई थी उन्होंने। दूसरा, सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर इसको माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। मनके की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपने मोती देखा होगा, मोती में जब धागा डाला जाता है तो उसमें हमें छेद करना होता है, तो मोती में जैसे ही छेद करते हैं तो वो ही होता है मनका बनाने का कारखाना। मोती में जब छेद करेंगे तो मोती मनका बन जाता है, ताकि उसको हम माला के रूप में बना करके उपयोग कर सकें। वक्राकार और गोल ईंटों की अगर बात की जाए तो वो साक्ष्य भी चन्हू दड़ो से प्राप्त हुए हैं। 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, 4 पहिए वाली गाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। दूसरा है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चिन्ह यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब आप सोचेंगे कि कैसे पता किया ये बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चिन्ह कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एक कच्ची ईंट मिली, उस पर सबसे पहले बिल्ली का निशान मिला, उसके ऊपर कुत्ते के पंजे का निशान मिला। तो इससे जो इतिहासकार है उन्होंने ये अनुमान लगाया कि यहाँ पर शायद जो कुत्ता है वो बिल्ली का पीछा कर रहा था। अगर हम अगली विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन प्राप्त हुए, जैसे लिपस्टिक, काजल, कंघी, और जो कंघी थी वो हाथी दांत से बनी हुई थी। जो कंघी यहाँ पर प्राप्त हुई वो थी आपकी हाथी दांत से प्राप्त हुई। इसका मतलब महिलाएं यहाँ पर श्रृंगार किया करती थी, मतलब लोग अच्छी तरीके से अपनी जीवन शैली बताया करते थे, जैसे कि आज का समाज अपना जीवन जीता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लोथल जो स्थल प्राप्त हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहला बंदरगाह भी माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए विश्व का सबसे पहला मानव निर्मित बंदरगाह कौन सी साइड है, तो आप लोथल को टिक करेंगे। और लोथल जो है आपका गुजरात में पड़ता है, जैसे कि मैंने पहली वाली स्लाइड में बताया था आपको कि लोथल गुजरात में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर इसको माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से जो माल है, जो सामान है, वो बंदरगाह से जहाज़ों में लद करके विदेशों में जाया करता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे, जो ईरान में है
उस सभ्यता के साथ में इनका व्यापार चलता था। तो ये जो व्यापार चलता था ये लोथल बंदरगाह के माध्यम से चलता था। यहाँ पर जहाज होते थे, उनके जो नाव होती थी पुराने समय की, उनके माध्यम से सामान वहाँ पर पहुँचाया जाता था। अगर यहाँ पर देखा जाए दूसरी विशेषता की, तो यहाँ पर बाजरा चावल के साथ यहाँ पर प्राप्त हुए हैं और आटा पीसने की चक्की भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। जो पिसा हुआ आटा है वो भी यहाँ पर मिला है। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग जो है वो आज के जिस तरीके से आज हम आटा पीस करके उपयोग करते हैं, उसी तरह से यहाँ के लोग भी उपयोग किया करते थे। दरवाजे मुख्य तरह रूप से सड़क की तरफ खुलते थे। सबसे जो मतलब विपरीत यहाँ की व्यवस्था थी वो थी कि दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। जैसे आज हम दरवाजे रखते हैं तो वो अंदर मकान की तरफ खुलता है, दरवाजा हमेशा मकान की तरफ खुलेगा। लेकिन इस सभ्यता के जो लोग थे वो दरवाजे अपने मुख्य सड़क की तरफ खोल के रखते थे। लेकिन बाकी की सभ्यताओं के जो लोग थे, चाहे हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदड़ो हो, उसमें जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, वो मकान के अंदर की तरफ खुलते थे। तो ये यहाँ की विपरीत व्यवस्था मिलती है। 3 युगल समाधि यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। 3 युगल, युगल मीन्स होता है जोड़ा। तो जोड़ा मतलब स्त्री और पुरुष को साथ में दफनाया गया था। तो इसका मतलब इससे ये प्रमाणित होता है कि यहाँ पर सती प्रथा का साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होता है। कि सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है आपका लोथल से। जैसे कि आपका जो चैप्टर हम क्लियर करेंगे राजा राम मोहन राय, और उस चैप्टर में जब हम सती प्रथा की बात करेंगे कब अंत हुआ, तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछ ली जाती हैं। हाथी दांत का पैमाना यहाँ पर प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का जो पैमाना है, जैसे हम मेजर करते हैं डिस्टेंस को, तो पैमाने भी यहाँ से हाथी दांत के प्राप्त हुए हैं। घोड़े की हड्डियों का सबूत यहाँ पर प्राप्त हुआ है। दूसरा, अगर घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, और यही साक्ष्य सुरकोटराढ़ से भी प्राप्त हुए हैं। मतलब घोड़े की हड्डियों को, घोड़े का जो प्रमाण है वो मिलता है आपका सुरकोटराढ़ से और लोथल से मिलता है। दूसरा, यहाँ पर शतरंज के खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहीं ना कहीं लोग, यहाँ के लोग जो थे वो शतरंज खेला करते थे। यहाँ पर मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है। मम्मी आपको पता होगा, मम्मी का मॉडल यहाँ पर प्राप्त हुआ है। मम्मी किसे कहते हैं? जो डेड बॉडी होती है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसको बोलते हैं मम्मी का मॉडल। मम्मी बोलते हैं उसको। जो डेड बॉडी होती है उसको तेल वगैरह में डाल करके मतलब उसको मतलब दफनाया नहीं जाता है, उसको मतलब आगे के समय के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है। जैसे कुछ सभ्यताएं हैं साउथ अफ्रीका की तरफ, वो भी कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों की मम्मी रखते हैं अपने साथ में, उसको सुखाएंगे या जो भी करते हैं वो, ताकि उसमें बदबू वगैरह ना आए, उसको प्रिजर्व करते हैं। उसको मम्मी का मॉडल यहाँ पर प्राप्त हुआ है उसी तरीके का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और जो हमारा चौथा नगर है महत्वपूर्ण, वो है कालीबंगन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नगर है। कालीबंगन की अगर हम बात करते हैं तो इसको दीनहीन बस्ती कहा गया है। इसको दीनहीन बस्ती कहा गया है। यहाँ पर बहुत ही गरीब लोग रहा करते थे, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। जुते हुए खेत के साथ यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साथ यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था। दूसरा, चना व सरसों की फसल के यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर चना और सरसों की फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगन। आप याद रख सकते हैं बंगाल। ये चूड़ियाँ, तो चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वो चूड़ी कैसी हैं? जली हुई और पकी हुई। कहीं ना कहीं चूड़ियों को यहाँ पर पका करके उपयोग में लाया जाता था। लकड़ी के हल्का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। लकड़ी के हल्का साक्ष्य प्राप्त होता है आपका कालीबंगा से। लेकिन अगर मिट्टी के हल की बात करी जाए तो वो आपका बनामाली से, जो हरियाणा में पड़ता है साइट, बनामाली से आपके मिट्टी के हल का साक्ष्य प्राप्त होता है। और लकड़ी के हल की अगर हम बात करते हैं तो वो कालीबंगन से होता है। ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य भी कहीं ना कहीं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं यहाँ से। दूसरा, 7 हवन कुंड के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होगा। अगर पूछता है क्वेश्चन में कि हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो आपके कालीबंगन में मिलते हैं। यहाँ के लोग पूजा पद्धति भी करते थे। नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारी अंतिम साइट है वो आपकी धौलावीरा। आज की वीडियो की अंतिम साइट है आपकी धौलावीरा। यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ मिलती है वो मिलती है जल निकासी प्रबंध के साथ यहाँ पे मिले। क्योंकि यहाँ पर जो नाली होती थी, जो सड़क की नाली होती थी, वो घरों से जुड़ी होती थी, और जो छोटी छोटी नाली होती थी वो एक मुख्य नाली में, बड़ी नाली में जुड़ती थी, और बाद में एक जलकुंड होता था, उसमें जा कर के वो खुलती थी। जैसे आज गाँव में देखते होंगे आप, तालाब पोखर वगैरह रहती है, तो उसी तरीके से धौलावीरा से भी इस तरह के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं कि नाली जो होती थी वो कहीं ना कहीं बड़े जलकुंड से, जिसमें पूरे गांव का जो वेस्टेज पानी होता था वो इकट्ठा होता था। अगर हम बात करें तो सुनामी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं धौलावीरा से। कहीं ना कहीं यहाँ पर सुनामी आई थी, इस वजह से ये सभ्यता खत्म हुई। अगर हम बात करें खेल के मैदान की और स्टेडियम जैसे बोलते हैं आज हम, तो वो भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। एक बहुत बड़ा मैदान यहाँ पर प्राप्त हुआ है धौलावीरा के अंदर, क्योंकि ये सभ्यता 3 टीलों में विभाजित थी। मैं पहले वाली पार्ट में बता चुका हूँ
ये 3 टीलों में विभाजित थी, पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। और जो हड़प्पा सभ्यता थी आपकी, वो आपकी डिवाइड थी 2 टीलों में, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है घर की ईंटों में लाल रंग का प्रयोग करते थे। जो यहाँ के निवासी थे, जब वो घर की जो ईंट थी उनका जब निर्माण करते थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने लाल रंग का उपयोग किया करते थे, ताकि ईंट का कलर लाल हो जाए। जैसे कि आज आप देखते होंगे ईंट का कलर लाल होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग थे काफ़ी समझदार थे, पढ़े लिखे थे, सभ्यता विकसित थी। तो जिन भी सभ्यताओं का आज मैंने चर्चा करी है, आपसे बताया है, जानकारी दी है, कहीं ना कहीं वो सभ्यताएँ एक तरीके से विकसित सभ्यता हुआ करती थी। लोग यहाँ के पढ़े लिखे होते थे, समझदार होते थे, हर चीज़ को अपने स्तर से देखते थे। जैसे आज का व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या को किस तरीके से जीता है, उसी तरीके से यहाँ के लोग भी अपना दैनिक जीवन यापन बड़ी ही कुशलता के साथ में, बड़ी ही सुख सुविधा के साथ में अपने जीवन का यापन किया करते थे। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि हिंदुस्तानी गुरुकुल चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मिलने वालों के साथ में, मित्रों के साथ में, और लाइक करें अगर आपको सेशन पसंद आता है, आपको एक अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है बाकी की जगहों से, तो आप इस चैनल को लाइक भी करें और मदद करें हमारी। चलिए सेशन समाप्त करते हैं यहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद।